नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव में देश की सबसे हॉट सीटों में शुमार मंडी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह को घेरा है। मलयाली भाषा में बोलते हुए कंगना रनौत ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह हर मंच से कह रहे हैं कि कंगना मंडी की रहने वाली नहीं है और चुनावी दौर में मुंबई से मंडी घूमने आई हैं। कंगना ने कहा कि मंडी के चप्पे चप्पे से बचपन से उनका नाता रहा है और वह यही की हैं। कंगना ने आरोप लगाते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह के परिवार में सत्ता हथियाने के लिए कई राजनीतिक षड्यंत्र रचे हैं जो आज जनता के सामने है। कांग्रेस की जो भ्रष्ट नीति यहाँ पे जो चली हुई है, जो उन्होंने जो अपने कुकर्म किए गए हैं, उनके पाप का घड़ा भर चुका है। हमारी जो हिमाचल की जनता है वो अब सब समझ गई है कि ये जो 1500 की गारंटी है कि हम 1500 रुपए देंगे, किसको दिए थे 1500 रुपए बताओ? महा झूठे, महाकपटी इन लोगों ने जो है भटकाया लोगों को, माताओं बहनों को भटकाया इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि हम 8000 दे देंगे, हम 10,000 दे देंगे, हम जो है 30-40 लाख नौकरियां देंगे। अरे यहाँ पे पूरी आबादी ही 80 लाख के करीब है, 40 लाख नौकरियां तुम कहां से दे दोगे? ऐसे मूर्ख बना रहे हैं। युवाओं को हम लाखों रुपए दे देंगे, हम उनको ट्रेनिंग कराएंगे, हम महिलाओं को जो है हर महीने जो है लाखों रुपए देंगे। अरे शर्म कर लो, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। और माताओं बहनों का ऐसा मजाक मत उड़ाओ। उस टाइम भी जो है फॉर्म भराए और अब जो है फिर से फॉर्म भराने लगे। 15 महीने में क्या फॉर्म भरा के तुम पैसा नहीं दे सकते थे क्या बहनों को? तो एक ये गल विशेष करीने बोलने का मतलब आ कि मिंजो बोल रहा है भाई से एक थारी आई ही नहीं। मैं इन्हें ते पूछना चाहिए से जो बोलना है भाई हरे हॉली लॉज के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। हॉली लॉज कहाँ है? मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है ही नहीं वो। तो इन लोगों ने जो राजनीतिक षड्यंत्र किए हुए हैं, इन लोगों ने जो सत्ता की भूख मरा के जो इन लोगों ने जो करतूतें की हुई है वो सबके सामने है। यहाँ चप्पे चप्पे से जो है मैं वाकिफ हूँ। और ये तो चलो मम्मियारी बदली हुई थी, माम्यारी बदलियां, बहनेरी बदलियां, भाईयारी बदलियां, सारा ये जो चप्पा चप्पा है मंडिया रगरा उसर का घाटा मेरा जन्म हुई रहा। तो क्या ये पूरा चप्पा चप्पा है गाय रनिया बचपना चाहे पता नहीं है कुण कुथिया कने कुण क्या गलाई सका है सियोड़ी मंडियाली मिन जो 10 सातिरा ने गल करावा कदी नहीं से मंडियाली बोली सकते क्योंकि से बड़े हाई फाई ऊपर ही ऊपर रहने वाले। वहीं गगरेट से बीजेपी प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में क्षेत्र के मुबारकपुर में उन्होंने पदयात्रा निकाली। चैतन्य शर्मा पदयात्रा निकालकर जनता का अपने पक्ष में मूड बदल रहे हैं और चुनावी हवा को अपने पक्ष में पलटने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही सुक्खू सरकार पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं और उनके 15 महीने के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
वहीं हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने भी जनसभा में मौजूद लोगों से सतपाल रायजादा को वोट करने की अपील की। बता दें कि हमीरपुर में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने चुनाव को प्रचार का जिम्मा संभाल लिया है और दिन भर कई नुक्कड़ सभाओं में जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। पार्टी ने गरीब का पेट नहीं खोलता कभी भी, गरीब के पेट पे छुरी नहीं चलाई। जो आज 900,000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है वो हमारे टाइम में 10 साल पहले 472 रुपए का मिलता था, हमारी सब्सिडी आती थी। आज इन्होंने खाने की चीजों के ऊपर टैक्स लगा दिए। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे अत्याचार लोगों के ऊपर कोई नहीं किया है। उन्होंने गरीब अमीर को बराबर किया है। जिसके पास जमीन नहीं थी जमीन दी, नौकरी वाले को नौकरी दी। कितनी योजनाएं हैं आप ये बता दो आज कंपेयर करके कि 10 सालों के अंदर कौन सी योजना जो है महिलाओं के प्रति या गरीब व्यक्ति के प्रति जो धरती पर आई है। अमीर जो लोग, क्या इन हम महिलाओं के पास काला धन था? जिनके पास काला धन था उनका धन तो इन्होंने अमीर कर दिया, उनको तो इन्होंने बाहर भगा दिया। हमारी बेचारी महिलाओं का 5-5, 6-6 हजार रुपया जो है नोटबंदी में वो कर दिया, घर में लड़ाइयां डाल दी। आज भाई भाई की लड़ाई हो रही है। किस तरह पे, किस नाम पे? इन्होंने पंचायतों के स्तर पे लोगों को लड़ा के रख दिया, घर घर के अंदर लड़ाइयां, धर्म के नाम पे लड़ाइयां रख दी है। एक कांग्रेस पार्टी है जो कि जीरो से लेके ऊपर तक सोचती है। आप आज एक साथ दो, एकजुट होकर कांग्रेस का हमारे प्रत्याशी रायजादा जी हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तुझे समझ नहीं आया कि अनुराग ठाकुर जी कब राजनीति करते करते खुद लेफ्टिनेंट बन गए और हमारे बच्चों को अग्निवीर बना दिया। मैं कहना चाहता हूं और दिल्ली की बैठी सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि वो फौज जिसने चाइना से भी युद्ध लड़ा, वो फौज जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, ऐसी फौज जिसमें 15 साल नौकरी करने के बाद जब एक फौजी को पता चलता कि मैं अब पेंशन का अधिकारी हूं, वो तब जॉब छोड़ के अपने घर में आता और खेती बाड़ी करता, अपने परिवार के साथ रहता और उसको पेंशन मिलती थी। पेंशन के बाद उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी। और आज एक ऐसी फौज तैयार की जा रही है जिसकी नौकरी 4 साल की है। 4 साल के बाद वो हमारे बच्चे जब वापस आएंगे क्या करेंगे? कोई दुकानदारी करने की कोशिश करेगा, कोई दिहाड़ी करेगा, इधर उधर भागे। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही है और आरक्षित वर्गों का आरक्षण का हक छीनना चाहती है, जिसे भारतीय जनता पार्टी और SC, ST और OBC समुदाय कभी भी सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पक्ष और साथ हमेशा से ही गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों के साथ रहा है। घर घर जाकर हर घर में कमल का फूल खिलाने के लिए हर घर तक दस्तक देंगे, ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा। हम जानते हैं इस बार का चुनाव एक विशेष चुनाव है। विशेष इसलिए हो जाता है कि हमने मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है ताकि हमारा देश और आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके और विकसित हो सके। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब लोग लगेंगे। अभी 2 दिन पहले आदरणीय मोदी जी जिला सिरमौर में नाहन में आए थे। मैं समझता हूं आप में से बहुत सारे लोग वहां पर गए होंगे। आपने देखा होगा किस प्रकार का माहौल वहां पर था, किस प्रकार का जनसैलाब उमड़ा था। जितने लोग पंडाल में बैठे थे उससे 2 गुना संख्या में लोग सड़कों के ऊपर थे। हर कोई एक झलक पाना चाहता था, हर कोई देखना चाहता था नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि
पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से देश में बदलाव आया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने झूठे वादों का एक बड़ा पुलिंदा पेश किया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता नरेंद्र मोदी की सरकार को दिल्ली में फिर से देखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए झूठ का एक बहुत बड़ा पुलंदा वो हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने फेंका। 22 लाख बहनों को 1500 रुपया हर महीने आएंगे, पहली कैबिनेट से आएंगे। 25 लाख बिजली के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, पहली कैबिनेट में मिलेगी। पहली कैबिनेट के अंदर और 1 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी और पहली कैबिनेट में 25 लाख किसानों का दूध खरीदना शुरू हो जाएगा, गोबर खरीदना शुरू हो जाएगा और जाने क्या क्या घोषणा करके और उसकी गारंटियों से हिमाचल प्रदेश की दीवारें भर दी। 1.5 साल के बाद वो बैक गियर के अंदर चले हुए हैं। पहले बोला हमारा खजाना खाली है, फिर बोले हमारे को केंद्र मदद नहीं करता है, फिर बोले बीजेपी वाले विरोध करते हैं। अब चुनाव आ गया तो दोबारा से फेंकू महाराज मैदान में आ गए। वो दिल्ली वाले फिर आ गए। दिल्ली वाले पहले आए थे और बोले पहली कैबिनेट, पहली कैबिनेट। अब वो आ रहे हैं दिल्ली वाले 1 लाख रुपया टकाटक टकाटक टकाटक। अरे ये हिमाचल की जनता को और मूर्ख बनाने का काम क्या कांग्रेस ने ठेका उठाया है क्या? हिमाचल की जनता समझदार है, वो जानती है कि प्रदेश की सरकार ने एक फूटी कौड़ी का काम नहीं किया। प्रदेश की जनता जानती है कि उनका भविष्य श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ और हिमाचल का भविष्य श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। ये बात निश्चित मान करके चलें कि कांग्रेस पार्टी ना तो हिमाचल की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है और सीधा सीधा तुष्टीकरण के नाम के ऊपर वोट मांगने। शिमला में एक प्रेस वार्ता के दौरान सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जो वादे जनता से किए थे, धरातल पर उनका कोई वजूद नहीं है। किसान और बागवानों को गुमराह किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सोलन की एक जनसभा में सेब पर आयात शुल्क 100% किए जाने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका जाने के बाद वापस लौटते ही प्रधानमंत्री ने आयात शुल्क घटाकर 50% कर दिया, जिससे बागवानों की कमर टूट रही है। अभी 2 दिन पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे में थे। 2014 में भी आए, 2019 में भी आए और कुछ वादे जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों से, किसानों से और बागवानों से किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वैसे तो उन्होंने पूरे देश को अच्छे दिन दिखाने की बात कही थी, लेकिन हमें वो चीज़ याद है जो हमारे राज्यों में आके उन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसमें तकरीबन आप ये समझें कि 7 से 8 जिलों में सेब उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश के, और तकरीबन 3 लाख के करीब परिवार जो है 3 लाख के करीब परिवार सीधे तौर पे जो है सेब उत्पादन से जुड़े। और आप ये समझें कि अगर परिवार के लोगों को जोड़ के, सदस्यों को जोड़ के, तो एक बहुत बड़े तादाद में जो है रोज़गार पैदा करता है, जो सरकारी क्षेत्र को छोड़ के। बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जब चुनाव जनसभा सोलन में की तो वहाँ एक साफ तौर पे बात कही कि मेरा विशेष नाता, वो हर बार कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर देखता हूँ और मैं यहाँ से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और यहाँ पर जो है मैं इंचार्ज रहा हूँ भाजपा का। बहुत अच्छी बात है। लोगों ने विश्वास भी किया कि देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो है वो इसके लिए कुछ करेंगे। कारण प्रधानमंत्री जी के लिए मुश्किलात भी नहीं थी। मंत्री जी ने जो वादा किया था कि मैं इसको 100% जो है इंपोर्ट ड्यूटी करके
हिमाचल प्रदेश और दूसरे जो राज्य हैं उनके सेब को बचाने के लिए हम इस ड्यूटी को बढ़ाएंगे। पहले ये ड्यूटी 50% थी, लेकिन कांग्रेस के टाइम में इसको 75% किया गया और मांग 100% की थी। लेकिन आप देखें कि किस प्रकार जब माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे में गए और ड्यूटी को 50% पे कर दिया, उल्टा 75 से 50 पे लाए। अब आप बताएं कि लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था कि मैं इसको 100% करूंगा और किया 50% पे लाया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान सेब इंडस्ट्री को हिमाचल प्रदेश में हुआ। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता संजय शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान चुनाव प्रचार के लिए कांगड़ा और चंबा आई प्रियंका गांधी के भाषण पर उन्होंने कहा कि जब हिमाचल को प्रियंका गांधी की जरूरत थी तब वे यहां नहीं आई। प्रदेश में आपदा का दौर चला, प्रियंका गांधी का घर हिमाचल में है, लेकिन कांगड़ा और चंबा में उन्हें अपने घोषणा पत्र पर जवाब देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अभी तक अपने पुराने वादे पूरे नहीं किए और प्रियंका नए वादों को लेकर आ गई हैं। प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश आई और हिमाचल प्रदेश को जब प्रियंका गांधी की आवश्यकता थी तब प्रियंका गांधी हिमाचल में नहीं आई। जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी तो प्रियंका गांधी, जिनका घर हिमाचल प्रदेश में है, वो हिमाचल प्रदेश की तरफ नहीं आई। प्रियंका गांधी आज अगर चंबा और शाहपुर में आई है तो सबसे पहले उनको जवाब देना चाहिए था अपना घोषणा पत्र, जिन घोषणाओं की साक्षी और जिन घोषणाओं को अपनी उपस्थिति में और अपने भाषणों में खुद बोला था प्रियंका गांधी ने। तो आज प्रदेश की जनता उनसे पूछना चाहती है कि प्रियंका गांधी जी, प्रदेश के नौजवानों को जो आपने पहली ही कैबिनेट बैठक में कांग्रेस की सरकार बनते 1 लाख रोजगार देना था, उस रोजगार का क्या हुआ? आज प्रदेश की महिलाएं पूछ रही हैं कि वो 1500 रुपया जो आपने कैबिनेट की पहली बैठक से देना था, वो 1500 रुपया कहां गया? आज प्रदेश की महिलाएं अपने को ठगा महसूस कर रही हैं, प्रदेश का नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। प्रदेश का किसान, जिसका दूध आपने 80 रुपए और 100 रुपए किलो के हिसाब से लेना था, वो दूध का पैसा कहां गया? वो 2 रुपए किलो गोबर कहां गया? वो 300 यूनिट हर घर को बिजली के आपने। वहीं एआईसीसी एक्स सर्विसमैन विभाग के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। हमारे बीच मौजूद है एआईसीसी एक्स सर्विसमैन के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं कर्नल जी। जानना चाहिए जिस तरीके से आपने आज मोदी सरकार को निशाना साधा है, कौन कौन सी ऐसी घोषणाएं थी जो सर्विसमैन के लिए की थी और जो पूरी नहीं हो पाई? देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी का जो झूठ है 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर, वो सबके सामने आ गया है। 2 दिन पहले उन्होंने मंडी के अंदर रैली में कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन के हमने 1.25 लाख करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों को दे चुके हैं। 2 महीने पहले रेवाड़ी में उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ दे दिया। उससे 6 महीने पहले कहा 70,000 करोड़ रुपए। तो ये शुरुआत में ये सिर्फ 8,300 करोड़ था 2014 में, और जो मोदी जी ने इसको पास किया तो 5300 करोड़ था। अब 5300 करोड़ कैसे 1.25 लाख करोड़ हो गए, ये तो मोदी जी ही सवाल इसका जवाब दे सकते हैं। 2023 में जब OROP 2 लागू हुआ था तो उसके लिए तब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि 23,000 करोड़ OROP 2 का है और 5300 करोड़ OROP 1 का है। तो टोटल मिलाकर 30,000 करोड़ के आसपास रहता है। अब 30,000 करोड़ से कभी वो 70,000 बन जाता है, 70,000 करोड़ बन जाता है, कभी 1 लाख करोड़ बन जाता है, और अब रिसेंटली 1.25 लाख करोड़ बन गया। हमारी इकोनॉमी इसका मतलब 1000% के तौर पे वृद्धि दर से बढ़ रही है। मोदी जी, सीधा सीधा आपसे सवाल, 30,000 करोड़ OROP का दिया आपने और उसको 1.25 लाख करोड़ आपने कैसे बनाया? ये क्या आपने पूंजीपति साथियों को दिया? 95,000 करोड़, तकरीबन 1 लाख करोड़ आपने इसका घोटाला किया है। इस घोटाले के लिए देश आपसे सवाल करना चाहता है और सैनिक समाज ये भी जानना चाहिए, खासकर इंडियन गठबंधन आती है तो जो अग्निवीर योजना है इसको क्या परिवर्तन करें?
कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र के अंदर ये फैसला किया है, लिख दिया है कि अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के लिए, सेना के लिए और सैनिकों के लिए और युवाओं के लिए, किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। तो इसलिए हमने, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की सरकार बनेगी, 4 जून को सरकार बनने के बाद सबसे पहले जो फैसले किए जाएंगे उनमें अग्निपथ योजना को खत्म किया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर जो भर्ती हुए उनका स्थायी प्रबंधन किया जाएगा, रेगुलर किया जाएगा और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ जो 2019 से लेके और 22 के दौरान जो हमारे 1.5 लाख बच्चे जो सिलेक्टेड थे और अग्निपथ स्कीम लाने की वजह से जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी, उनकी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये थे कर्नल जी। इनका कहना है कि इंडियन गठबंधन जैसे ही आएगा जो अग्निवीर से समाप्त किया जाएगा और जैसे पहले रेगुलर भर्ती होती थी उसी तरीके से की। ऊना में लोकसभा और 2 विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित करने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त जतिन लाल ने लोकतंत्र उत्सव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस लोकतंत्र उत्सव वाहन के जरिए जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को 1 जून को मतदान के दिन 100% मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान न केवल एक अधिकार है बल्कि हर मतदाता का कर्तव्य भी है। इसका प्रयोग करके व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और देश की समृद्ध प्रगति में योगदान देते हैं। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता 1 जून को मतदान जरूर करें। वहीं बिलासपुर में बिना परमिट और निजी वाहनों में स्कूल प्रबंधन बसों को दौड़ा रहे हैं। ऐसे में बिलासपुर आरटीओ राकेश कुमार कौशल ने नगर के सर्किट हाउस के पास नाका लगाकर बसों को चेकिंग के लिए रोका। जांच के दौरान एक निजी स्कूल बस के पास कोई परमिट नहीं था। वहीं दूसरी ओर एक गाड़ी ऐसी भी खड़ी थी जो निजी वाहन है लेकिन उसे स्कूल बस में तब्दील किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3-4 साल पहले रूल 73 है जो कि बच्चों की सेफ्टी के लिए, स्कूल बसों के लिए, स्कूल में आने जाने वाले वाहन हैं उनके लिए गाइडलाइंस हैं और वो गाइडलाइंस की अवहेलना किए जाने पर गाड़ियाँ की चालान किए जा रही हैं ताकि जो बच्चों की सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके। हमने वैसे अभी हम 15-20 मिनट पहले तो हमने 2-3 गाड़ियाँ जो है वो डिटेक्ट की हैं। एक गाड़ी जो थी उसका परमिट ही वो बता नहीं, मौके पर बता गया तो उसको टाइम दिया गया है और उस गाड़ी में 73A की वायलेशन पाई गई है। उनको डायरेक्शन दी गई है कि वो 73A को फॉलो करें और उसके अनुसार ही गाड़ियों को फॉलो करें। और गाड़ी जो प्राइवेट गाड़ी अभी आपके सामने खड़ी है, ये गाड़ी है प्राइवेट गाड़ी है और इसमें स्टूडेंट है, ये ना तो ऑथराइज्ड है ना तो ये स्कूल सेफ्टी के इसमें नॉर्म्स है। उसका भी चालान किया गया है। अभी वो डेट दी हुई है, उसके अनुसार जो भी इसमें कमियाँ पाई जाएंगी